वेलकम बैक दोस्तों। ट्रेड फिटर थ्योरी पार्ट 1 के आज बचे हुए 25 क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21। बाकी निर्देश आपने पढ़ लिए हैं। इस अभ्यास टेस्ट के गूगल फॉर्म का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। निर्देश आप पढ़ चुके हैं। बाकी सारे निर्देश वैसे ही हैं जैसे हमारी बाकी की वीडियोज़ में रहते हैं। तो बिना किसी वक्त को वेस्ट करे सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने। तो आज का पहला क्वेश्चन है 26। विच गेज इज़ यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी थ्रेड की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। बोल्ट की सतह के ऊपर थ्रेड कटी होती हैं, चूड़ियाँ कटी होती हैं, जबकि नट के अंदरूनी किसी सतह पे चूड़ियाँ कटी होती है। उनको हम इंटरनल थ्रेड कहेंगे और बोल्ट की थ्रेड को हम एक्सटर्नल थ्रेड कहेंगे। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि बोल्ट जैसी एक्सटर्नल थ्रेड की चूड़ियों की सटीकता नापने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाएगा। तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जब हमें इस चूड़ी को अगर हमें इसको चेक करना है तो इसके ऊपर कोई गेज चढ़ा के देखना पड़ेगा, तो वो रिंग गेज होना चाहिए। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्नैप गेज। स्नैप गेज दिखने में कुछ ऐसा होता है और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये दो फ्लैट सरफेस के बीच की दूरी नापने के लिए होता है, थ्रेड नापने के लिए नहीं होता। अगला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज। ये सही है। रिंग गेज मतलब हम किसी बोल्ट के ऊपर चढ़ा के देखेंगे इस गेज को, ये रिंग जैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है। अब आप समझ गए होंगे कि इसको जब हम बोल्ट की चूड़ियों पर चढ़ा कर देखेंगे और अगर ये गेज चढ़ गया तो हमें पता चल जाएगा, हम चेक कर पाएंगे कि बोल्ट की चूड़ियाँ सही बनी हुई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है थ्रेड प्लग गेज। वो देखने में कुछ ऐसा होता है और देखने से आपको पता चल गया होगा कि ये नट की चूड़ियों को चेक करेगा, क्योंकि ये नट इसके ऊपर चढ़ेगा। लास्ट ऑप्शन है सेंटर गेज। सेंटर गेज का प्रयोग हम टूल की सेटिंग करने के लिए होता है कि उसका सेंटर ठीक आ रहा है। जब हम खास तौर से चूड़ियाँ काटने वाले टूल को लगाते हैं लेथ मशीन पर, तब हम टूल हमारा बिल्कुल सीधा जॉब के परपेंडिकुलर है हमारे टूल की नॉक, क्योंकि टूल की नॉक भी हम ऐसी बनाते हैं, ग्राइंड करते हैं कि उसमें कहीं रैक एंगल होगा, कहीं क्लियरेंस एंगल होगा, तो वो खुद भी घूम जाती है उसकी नॉक। अब वो नॉक जो है हमारे जॉब के सतह के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। उसको चेक करने के लिए हमारा सेंटर गेज काम आता है। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, थ्रेड रिंग गेज से हम किसी बाहरी थ्रेड्स को जांच करेंगे। 27th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर। बाहरी व्यास को नापने के किस उपकरण का उपयोग किया जा रहा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर तो ऐसा नहीं दिखता, वो तो ऐसा होता है। अगला ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर तो ऐसा होता है, वो बाहरी व्यास को जांच तो कर लेता है लेकिन ऐसा नहीं दिखता जैसा ये चित्र में दिखाया गया है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है पैरेलल लेग कैलिपर। इसमें भी जो इसके पैर हैं इस इंस्ट्रूमेंट के, वो पैरेलल लग रहे हैं, लेकिन पैरेलल लेग कैलिपर ऐसा होता है, ये लगभग डिवाइडर जैसा होता है। तो ये उपकरण नहीं है। लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं पेयर ऑफ स्पेशल जॉज बाय यूजिंग स्लिप गेज। हाँ, ये ऑप्शन सही है। अगर आप चित्र को देखें, बीच में आपको ये स्लिप गेज लगे हुए नज़र आ रहे हैं। हमने स्लिप गेज को लगाकर इस इंस्ट्रूमेंट में हमने इस डायमेंशन को सेट कर लिया कि हमारा व्यास ये होना चाहिए, और इस गेज को बनाकर हम नाप रहे हैं। अगर बहुत सारे हमें ऐसी शाफ्टें बनानी हैं तो हर शाफ्ट पे लगा के देख लेंगे और पता चल जाएगा कौन सी शाफ्ट सही है और कौन सी शाफ्ट सही साइज़ की नहीं बनी है। तो इसका ऑप्शन है पेयर ऑफ स्पेशल जॉज। ये जॉज हैं जो पैरेलल जॉज हैं, स्पेशल जॉज, बाय यूजिंग स्लिप गेज। 28th क्वेश्चन, फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज ए इफ डिस्टेंस बिटवीन रोलर सेंटर इज़ 200 एंड एंगल इज़ 25 डिग्री। और साइन 25 का मान दे रखा है 0.4226। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो हाइट है स्लिप गेज से, ये एक हाइट बनाई हुई है और ये लिखा हुआ है आपका ए। इस हाइट को हमें बताना है। जो एंगल बन रहा है बीच में वो 25 डिग्री का बन रहा है और रोलर के बीच की दूरी 200 mm दे रखी है। हमेशा याद रखना, साइन बार की लंबाई उसके रोलर के सेंटर के बीच की दूरी को लिया जाता है। साइन बार की ये पूरी लंबाई नहीं ली जाती। हमेशा साइन बार को जब प्रयोग करेंगे तो इसके रोलर के सेंटर की दूरी को ही हम कर्ण मानेंगे, कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। तो साइन थीटा का मान होता है, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा याद करो, साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब
भाग कर्ण। तो लंब हमारी ये हाइट है जो हमें निकालनी है, और कर्ण हमारा 200 mm दे रखा है। अगर आप इसको एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं तो इसमें ये तो कर्ण हुआ जो 200 mm लिख रखा है, और ये हाइट जो है वो आपको निकालनी है, और एंगल आपको दे रखा है 25। साइन 25 का मान दे रखा है 0.4226। तो हमें क्या करना है, हाइट निकालने के लिए हमें साइन थीटा की गुणा कर्ण के मान से कर देनी है। 200 गुणा 0.4226, उत्तर आने वाला है 84.52। 84.52 ऑप्शन बी सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। 29th क्वेश्चन, हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेजेस आर अवेलेबल एज पर BIS? BIS के अनुसार फिलर गेज के कितने सेट उपलब्ध हैं? पहले तो आप ये समझ लीजिए फिलर सेट होते क्या हैं। फिलर गेज अलग अलग भी आते हैं, स्पेशल ऑर्डर पे भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेट जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं अगर आपको वो ख़रीदने हैं तो किसी सेट में 10 होंगे, किसी में 13 फिलर गेज होंगे, अलग अलग थिकनेस के, उन पे लिखी रहती है थिकनेस। किसी सेट में 19 होंगे। तो BIS जो एक मानकों को निर्धारित करने वाली भारतीय एजेंसी है, इसका पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो जो IS मार्का देती है, ये इसका काम होता है मानकों को निर्धारित करना। तो फिलर गेज कैसे बनेंगे, कितने सेट में बनेंगे, उनकी मोटाई कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, ये सारे मानक तय किए जाते हैं BIS के द्वारा, और सारे मैन्युफैक्चरर उसी मानकों के हिसाब से आपके लिए बनाते हैं। स्पेशल ऑर्डर पे अलग भी बन सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड हैं। तो BIS के स्टैंडर्ड के अनुसार फिलर गेज सेट कितने प्रकार के हैं, सही बताऊं या गलत बता दूं? अगर आप BIS का मानक उठा के देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, जो लेटेस्ट रिवीजन है उसमें आंसर मिलेगा 7 सेट होने चाहिए, लेकिन आपकी निमी की पब्लिकेशन जो शायद पुराने हो गया है उसका रिवीजन आना चाहिए, अब उसमें लिखा हुआ है 4 सेट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपके कोर्स के अनुसार ऑप्शन बी सही है। वैसे असल में BIS के जो मानक हैं वो 6 या 7 हैं इस समय जो चल रहे हैं, पर फिलहाल आप इसको 2 ऑप्शन बी को सही माने कि सेट 4 हैं। सेट 1 में 10 फिलर गेज इकट्ठे होते हैं, एक साथ बंधे होते हैं, और शीट के अंदर वो एक साथ जोड़े हुए होते हैं। अलग अलग आप उनको कर सकते हैं और अलग अलग थिकनेस के हिसाब से गैप की डायमेंशंस को नाप सकते हैं, कितना गैप है 2 पार्ट के बीच में वो नाप सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 30th क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज़ यूज टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज? त्रिज्या गेज और फिलेट गेज को बनाने के लिए किस मेटल का, धातु का या सामग्री का आप प्रयोग करते हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टूल स्टील, टूल स्टील को प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा फिलर गेज और हमारा जो रेडियस गेज है इसका काम काटना नहीं है, ये तो बस उस रेडियस के ऊपर बैठकर या उस फिलेट के ऊपर बैठकर ये बता देंगे कि जो रेडियस आपको चाहिए 5 mm का, 6 mm का, वो रेडियस आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि हम कैसे इसको नापते हैं। तो हम सिर्फ उसके ऊपर रख देते हैं और इसके ऊपर लिखा होता है कि ये इसका रेडियस 5 mm है। अगर कोई गैप नहीं बचा पार्ट और गेज के बीच में तो हम समझ लेते हैं कि इस पार्ट का रेडियस वही है जो इस पर लिखा हुआ है, जो इसका रेडियस है। तो टूल स्टील का काम होता है किसी चीज़ को काटना, धातु को काटना। हमें यहाँ पर धातु को काटना नहीं है इस गेज से, हमें सिर्फ नापना है, चेक करना है। नापना भी नहीं है, चेक करना है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन है हार्ड एंड स्टील। स्टील, हाँ, हार्ड इसलिए करते हैं ताकि बार बार यूज़ करने के बाद वो घिस ना जाए। अगर घिस जाएगा तो उसका रेडियस चेंज हो जाएगा ना, फिर वो हमें गलत परिणाम देने लगेगा, गलत रिजल्ट देने लगेगा। तो ये बी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के बन सकते हैं, लेकिन हाई कार्बन स्टील के इसलिए नहीं बनाते, एक तो वो महंगे हो जाएंगे क्योंकि पूरे गेज को आपको हाई कार्बन स्टील का बनाना पड़ेगा, और हमें उससे कोई घिसना तो है नहीं। हाई कार्बन स्टील से वो टूल्स बनाए जाते हैं जिनको हम हाथ से प्रयोग करते हैं, मशीन से नहीं। मशीन से प्रयोग करने वाले तो टूल स्टील के बनेंगे, लेकिन हाथ से अगर आप कोई उपकरण को यूज़ कर रहे हैं, जैसे हथौड़ा, छेनी, आरी, रेती, ये सारी जो उपकरण हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनते हैं। तो ऑप्शन सी भी गलत हुआ। मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील इसलिए नहीं बनाते क्योंकि चाहे कितना भी हमें कम घिसना हो, लेकिन बार बार जब हम इसको प्रयोग करेंगे इसका गेज इसका, तो मीडियम कार्बन स्टील तो बहुत जल्दी घिस जाएगा, वो बहुत नरम होता है। तो हमें उसकी ऊपर की सतह को हार्डन करना पड़ता है। तो हमें स्टील शीट को लेकर उसको किसी ऊष्मा उपचार से हार्ड कर दिया जाता है, उससे हम ये गेजेस बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी, हार्डन्ड स्टील शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन लैपिंग टूल। ये हमें एक लैपिंग टूल दिखाया हुआ है और इस पर एक हिस्से को मार्क करा हुआ है एक्स, और हमें ये बताना है कि ये क्या भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं। अगर आप गौर से देखें, ये एक झिर्री है जो इस टूल को इंटरनल डायमीटर तक काट दिया गया है, मतलब एक तरफ से आर पार झिर्री बना दी गई है और इसको स्लीव के ऊपर या टेपर शाफ्ट के ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसे आप ये नट टाइट करते रहोगे ये पूरा टूल ऊपर चढ़ता चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये फैलता जा रहा है तो ये झिर्री फैलती चली जाएगी और इसका बाहर का जो डायमीटर है ये आपके टूल का ये बढ़ता चला जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब वो फैल जाएगा। इसको कहते हैं स्लिट। और जो बाकी ग्रूव आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरे डायमीटर पे सर्कमफ्रेंशियल ग्रूव जो हैं ये आर पार नहीं होते। इसका काम वही होता है जो हमने लैपिंग प्लेट में पिछले वीडियो में देखा था। इसमें एब्रेसिव आके इसके अंदर बैठ जाएंगे। जब लैपिंग ऑपरेशन होगा तो वो इस ग्रूव के अंदर आके रिटेन हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो ये तो हुए ग्रूव्स, लेकिन जो एक्स हमें पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं स्लिट। पहला ऑप्शन स्लिट सही है। स्लिट का काम होता है, ये पूरी झिर्री आर पार होती है कि जब हम इस नीचे वाले नट को टाइट करेंगे तो ये ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ते हुए क्योंकि टेपर है, बोर में टेपर है तो ये फैल जाएगी झिर्री, तो इसका साइज़ एक्सपेंड हो जाता है। ये बुश नहीं है क्योंकि ये तो लैपिंग टूल है। स्लीव ये नहीं है, स्लीव इसके इंटरनल बोर में कहीं लग रही होगी, वो टेपर स्लीव होती है, पीछे से उसका डायमीटर बड़ा होता है, आगे से पतला होता है, और जब हम इस नट को टाइट करते हैं और इस स्लीव के ऊपर ये चढ़ती है तो ये फैलती चली जाती है। और ग्रूव तो मैंने आपको बता दिया, ग्रूव डायमीटर के ऊपर बने हुए जो पूरे आर पार नहीं हैं उन झिर्रियों को हम ग्रूव कहते हैं। इसका सही आंसर है स्लिट। स्लिट को हिंदी में झिर्री ही कहते हैं और ग्रूव को हिंदी में नाली कहते हैं। 32nd क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्लिट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल। मैंने अभी आपको समझाया है, अच्छी तरह समझा दिया, आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए। इसका आंसर है बी, फॉर एक्सपेंशन। स्लिट इसलिए प्रोवाइड की जाती है, वो झिर्री इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि जब हम इस नट को टाइट करेंगे और ये पूरा टूल शाफ्ट के ऊपर चढ़ेगा, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेगा, तो ये झिर्री फैलती चली जाती है, तो आपका पूरे टूल का बाहर का डायमीटर बड़ा होता चला जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंशन मतलब बड़ा होना। तो इसका सही उत्तर है बी, पहला ऑप्शन फॉर क्लियरेंस। क्लियरेंस के लिए इसको नहीं रखते हैं, हमें कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए लैपिंग टूल में। टू रिटेन एब्रेसिव को रिटेन करने के लिए वो ग्रूव हैं जो डायमीटर के ऊपर बने हुए थे। टू एडजस्ट द स्लीव को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास नट और थ्रेड का प्रोविज़न दिया हुआ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम क्या है। अब आपके सामने जो चित्र है उसमें लेथ मशीन के चक में एक शाफ्ट को पकड़े हुए दिखाया है और ये जो गुटका सा आपको दिखाई दे रहा है, आधा गुटका, ये लैपिंग कर रहा है। उसका कोई फिनिशिंग ऑपरेशन, मतलब इसकी सतह के ऊपर कोई फिनिशिंग ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि उसकी ऊपर की सतह को चिकना बनाया जा सके। ये शाफ्ट लेथ मशीन में घूम रही होगी और ये गुटका आगे पीछे, तो ये इसकी ऊपर की सतह को स्मूथ कर देता है। ये ऑपरेशन आमतौर पे आपने रेगमाल से भी होते देखा होगा, रेतियों से भी होते देखा होगा, बस उसमें फिनिशिंग उतनी नहीं आती जितनी इस टूल में आ जाएगी। इसके बीच में एब्रेसिव वाले वो दाने, अब ये एब्रेसिव क्या है वो भी समझ लीजिए। रेगमाल के ऊपर वो जो छोटे छोटे कण चिपके होते हैं वो एब्रेसिव कहलाते हैं। वो कण हम रेगमाल के ऊपर ना चिपका के हम इसमें किसी पेस्ट में बना के इसके बीच में यहाँ पर लगा देते हैं और फिर हम उस ऑपरेशन को करते हैं। इसको शायद हिंदी में लाग लगाना भी कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद इसको लाग लगाना शायद कहते हैं, ताकि उसका साइज़ बिल्कुल ठीक हो जाए और सरफेस थोड़ी स्मूथ हो जाए, चिकनी सतह मिल जाए आपको। पहला ऑप्शन है इंटरनल रिंग लैपिंग। इंटरनल लैपिंग नहीं हो रही, ये एक्सटर्नल हो रही है, ये शाफ्ट के बाहर लैपिंग की जा रही है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। एक्सटर्नल रिंग लैपिंग, ये रिंग नहीं है, ये आपकी शाफ्ट है, सिलेंडर है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा। लैपिंग इंटरनल सिलेंडर के अंदरूनी सतह को लैपिंग कर रहे हैं, उसकी सरफेस को फिनिश कर रहे हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। लैपिंग लार्ज डायमीटर, ये आंसर सबसे सही है, हालांकि यहाँ पर लार्ज ना लिख के आउटर डायमीटर लिखा होना चाहिए था, पर लार्ज हो या छोटा हो हम इस ऑपरेशन से आउटर डायमीटर को, और यहाँ पर आउटर नहीं लिखा, जब भी खाली डायमीटर लिखा हो तो आप ये मान के चलना कि वो आउटर डायमीटर की बात हो रही है, क्योंकि जब भी हम इंटरनल यानी कि आंतरिक किसी व्यास की बात करते हैं तो व्यास के साथ इंटरनल या आंतरिक लिखना आवश्यक होता है। खाली डायमीटर लिखा है तो ये माना जाएगा कि वो बाहरी सतह की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही है। 34th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव्स आर यूज्ड इन होनिंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल। अच्छा, ये इस तरीके का सवाल हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, उसमें लैपिंग ऑपरेशन था।
कि अगर नरम लोहे को और नॉन फेरस मेटल को यानी कि एलो धातु को अगर आपको लैपिंग करना है तो किस एब्रेसिव का प्रयोग करेंगे। उसका आंसर था फ्यूज्ड एल्यूमिना। यहाँ पर भी फोर्थ ऑप्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा है, वो सेम वही है, फ्यूज्ड एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ही एब्रेसिव का नाम है। लेकिन अगर लैपिंग ऑपरेशन हो रहा है तो हम सिर्फ सतह को चिकना करते हैं, हम काटते नहीं हैं, हम उसको घिसते नहीं हैं, घिस के साइज़ में नहीं लाते, और अगर लाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा घिसाव नहीं करते हम उसमें, हल्का फुल्का वो घिस जाए लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाए। लैपिंग ऑपरेशन बहुत फाइन ऑपरेशन होता है, पर यहाँ पर सवाल में हमें हॉर्निंग ऑपरेशन दिया हुआ है। हॉर्निंग ऑपरेशन में हमें घिसना पड़ के उसको साइज़ में लाना पड़ेगा, और ये साइज़ ऐसा नहीं है कि आपको 25 mm से 26 mm करना है, 100 mm को 100.5 mm तक आपको इस साइज़ को बढ़ाना है, यानी कि 0.5 mm आपको साइज़ बढ़ाना है, तब हम ऑपरेशन करते हैं हॉर्निंग। तो रीमिंग भी कर देते हैं। हॉर्निंग और रीमिंग बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस हॉर्निंग रीमिंग से ज़्यादा फाइन है, और ज़्यादा फाइन है, उसमें सतह और ज़्यादा अच्छी मिलती है। हॉर्निंग ऑपरेशन में रीमिंग से ज़्यादा सतह अच्छी मिलती है, क्योंकि इसमें हम कटिंग टूल का प्रयोग ना करके एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। डायमंड तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, हमारे मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, नरम है, मतलब इतने हार्ड नहीं है कि उनको डायमंड का प्रयोग करना पड़े, डायमंड के एब्रेसिव का प्रयोग करना पड़े, डायमंड के चूरे का प्रयोग करना पड़े। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बोरोन कार्बाइड भी बहुत हार्ड होता है, इससे भी हार्ड मटेरियल को, जैसे डाई कास्टिंग वाले जो मटेरियल होते हैं जो हार्ड मटेरियल के बनते हैं, उनको हम बोरोन कार्बाइड का प्रयोग करके हम हॉर्निंग ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अगर कास्ट आयरन और नॉन फेरस की बात आती है तो हमें हॉर्निंग ऑपरेशन में इसको सिलिकॉन कार्बाइड प्रयोग करना पड़ेगा। सिलिकॉन कार्बाइड एल्युमिनियम ऑक्साइड से ज़्यादा हार्ड होता है, तो घिसाव ज़्यादा कर देता है, और हॉर्निंग ऑपरेशन में हमें घिसाव भी चाहिए, हमें साइज़ को मेंटेन करना है। जबकि लैपिंग ऑपरेशन में हमारा पहला उद्देश्य सरफेस की सतह को, मतलब जॉब की सतह को फिनिश करना है, चिकना करना है। तो इसका सही उत्तर होगा सिलिकॉन कार्बाइड। इसलिए एक्सप्लेन कर दिया, कहीं आप दोनों उसमें कंफ्यूज ना कर जाओ। अगर लैपिंग लिखा हुआ है तो आंसर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर हॉर्निंग ऑपरेशन लिखा हुआ है तो आंसर होगा सिलिकॉन कार्बाइड। 35वां क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन फ्री फ्रॉम स्केल्स। किस ऊष्मा उपचार में, और वो भी ऊष्मा उपचार कौन सा है जिसमें हम सिर्फ सतह को हार्ड कर रहे हैं, उसको सरफेस हार्डनिंग कहते हैं। किस ऊष्मा उपचार में ऊपर स्केल्स जमा नहीं होते। स्केल्स कहते हैं बच्चों, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं और ठंडा होने के बाद उसके ऊपर एक परत जम जाती है पपड़ी जैसी, उसको स्केल्स कहते हैं, वो उस मेटल का ऑक्साइड होता है। तो ऊष्मा उपचार के बाद स्केल्स हमेशा जमते ही हैं धातु की सतह के ऊपर। हमसे पूछा ये जा रहा है कि किस मेथड में सरफेस को हार्ड करने के बाद उस पर स्केल्स नहीं जमते हैं। नाइट्राइडिंग में स्केल्स आते हैं। केस हार्डनिंग, जिसमें हम बक्से के अंदर कोयले में दबा के उस जॉब को सरफेस हार्डनिंग करते हैं, उसमें भी स्केल्स आते हैं। फ्लेम हार्डनिंग में तो स्केल आते ही आते हैं, काफ़ी आते हैं। इंडक्शन हीटिंग में स्केल्स आते तो हैं ठंडा होने के बाद, लेकिन उतने नहीं आते, उतने विजिबल नहीं होते जितने बाकी सारे प्रोसेस में होते हैं। तो इसका सही आंसर है इंडक्शन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the process if the steel is heated above critical temperature and soaking it for sufficient time and cooling it very slowly within the furnace? यदि स्टील को महत्वपूर्ण तापमान के ऊपर गर्म किया जाता है और इसे पर्याप्त समय के लिए भिगोया जाता है और इसे बहुत धीरे धीरे भट्टी में ठंडा किया जाता है, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है, वो क्या प्रक्रिया होती है। हिंदी में कुछ जब ट्रांसलेट होती है हिंदी तो कुछ शब्दों के मतलब ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सोकिंग इंग्लिश का एक वर्ड है जिसको हिंदी में भिगोना कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब सोकिंग का वो नहीं है। पहले इस सवाल को अच्छी तरह समझ लेते हैं। हमें किसी चीज़ के ऊपर ऊष्मा उपचार करना है, और वो ऊष्मा उपचार ऐसा है कि हमने क्रिटिकल तापमान के भी ऊपर उसको गर्म कर दिया। क्रिटिकल तापमान क्या है किसी और वीडियो में बताऊँगा, पर अभी आप ये समझ लीजिए कि वो लगभग 700 से 920 डिग्री के बीच में होता है। दो तरीके के तापमान होते हैं क्रिटिकल, लोअर क्रिटिकल तापमान, अपर क्रिटिकल तापमान। तो हमने लगभग अपर क्रिटिकल तापमान से भी ऊपर उसको गर्म कर रखा है। धीरे धीरे तो हमने गर्म करा, जब वो 900 डिग्री पे पहुंच गया या जिस भी तापमान पे हमें उसको पहुंचाना है, उसके बाद उस तापमान पर उस जॉब को होल्ड किया जाता है, मतलब वो तापमान मेंटेन किया जाता है भट्टी के अंदर लगभग 1 घंटा 2 घंटा। और ये क्यों किया जाता है, ताकि ये तापमान सिर्फ सतह का ना हो, उस जॉब के अंदर तक, अगर मोटा जॉब है तो अंदर तक पूरे जॉब का तापमान वही हो जाए
जो भट्टी का तापमान है, इसलिए उस तापमान पर होल्ड करना पड़ता है 1 से 2 घंटा, उसको सोकिंग टाइम कहते हैं। फिर आगे सवाल में ये लिखा हुआ है कि उसके बाद उसको बहुत धीरे धीरे भट्टी के अंदर ही ठंडा करा है। और बहुत धीरे का क्या मतलब है? ठंडा होने की दर 20 डिग्री प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 घंटे में 20 डिग्री कम से नीचे तापमान नहीं आना चाहिए। 900 से 880 तापमान 1 घंटे के अंदर आना चाहिए। फिर 880 से 860 जो तापमान आएगा वो भी अगला 1 घंटा लेना चाहिए। ऐसे करते हुए हम लगभग 300 डिग्री तक आते हैं। 300 डिग्री के बाद हम उसको भट्टी से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अनिलिंग। अनिलिंग एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लगभग 8 घंटे में तो ये गर्म होता है, फिर 2 घंटे हमें सोकिंग करनी पड़ती है और लगभग 24 घंटे में ये ठंडा होता है। अनिलिंग क्यों किया जाता है? ताकि हार्डनेस को कम किया जाए, ब्रिटलनेस को कम किया जाए, मशीनेबिलिटी बढ़ाई जाए, स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, स्ट्रेस को रिलीव करा जाए। बहुत सारे उसके फ़ायदे मिलते हैं अनिलिंग करने के। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं या आपकी फॉर्जिंग करते हैं बड़े बड़े जॉब्स की, तो उनको अनिलिंग किया जाता है। ये महंगा प्रोसेस होता है। तो इसका सही उत्तर है अनिलिंग। हार्डनिंग इसको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हार्डनिंग प्रोसेस में हम एकदम ठंडा करते हैं, क्विंचिंग करते हैं, हम उसको धीरे धीरे भट्टी के अंदर ठंडा नहीं करते। तो बी ऑप्शन गलत है। टेम्परिंग इसलिए गलत है क्योंकि टेम्परिंग का तापमान हम अपर क्रिटिकल तापमान के ऊपर नहीं पहुंचाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रिटिकल तापमान के भी ऊपर गया है तापमान। तो टेम्परिंग आमतौर पे 430 डिग्री के अंदर करते हैं। कुछ एलॉय स्टील की टेम्परिंग 700 डिग्री तक पहुंच जाती है, लेकिन 900 डिग्री से ऊपर नहीं पहुंचाते हम टेम्परिंग को। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। नॉर्मलाइजिंग, ये भी आंसर सही हो सकता था अगर ये ना लिखा होता कि फर्नेस के अंदर ही धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे ठंडा करा है। नॉर्मलाइजिंग और एनिलिंग एक ही जैसे प्रोसेस हैं, बस जब ठंडा करते हैं तो भट्टी के अंदर ना ठंडा करके भट्टी के बाहर निकाल के कमरे में रख देते हैं, तो नॉर्मलाइजिंग हो जाता है। और नॉर्मलाइजिंग से हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर जो हैं, ग्रेन साइज जो है वो रिफाइन हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिलिंग। व्हाट इज़ द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट? अभी उसका जिक्र ही कर रहा था मैं। इनमें से कौन सा ऊष्मापचार ऐसा है जिसका उद्देश्य है, जो वेल्डिंग करते हुए या फोर्जिंग करते हुए या कोई भी कार्य, मैकेनिकल कार्य, यांत्रिक कार्य अगर हम किसी जॉब पे करते हैं तो उसके अंदर तनाव आ जाते हैं। तनाव की वजह से उनका इंटरनल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। कोई ग्रेन साइज बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, हीट अफेक्टेड जोन होते हैं। तो जब हम उनको नॉर्मलाइजिंग कर देते हैं तो इनके आंतरिक जो संरचना है वो रिफाइन हो जाती है। तो इसका रिफाइन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बाकी सारे प्रोसेस को मैं पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। टेम्परिंग की जाती है टफनेस बढ़ाने के लिए, हार्डनेस को थोड़ा कम करने के लिए, ब्रिटलनेस को बहुत ज़्यादा कम करने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए। एनिलिंग की जाती है मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, मेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ, तनाव को, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए, हार्डनेस को कम करने के लिए, ब्रिटलनेस को कम करने के लिए। हार्डनिंग की जाती है किसी जॉब को कटिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए, ताकि उस पर वो ना घिसे, वो जॉब घिसना कम हो जाए या दूसरे जॉब को काटना शुरू कर दे नरम धातुओं को, इसलिए हम हार्डनिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम आंतरिक संरचना को शुद्ध कर देते हैं, रिफाइन कर देते हैं, ग्रेन साइज और स्ट्रक्चर को। ऑप्शन डी सही है। 38th क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन द हीटेड साल्ट बाथ? जब हम नमक के घोल में गर्म करके किसी जॉब को डाल देते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? सरफेस हार्डनेस का ही ये प्रोसेस है। फ्लेम हार्डनिंग उसको नहीं कहते। फ्लेम हार्डनिंग में भी नीचे नीचे पानी से भिगोया जाता है, लेकिन फ्लेम हार्डनिंग में हम नमक के पानी का प्रयोग नहीं करते, तो ये ऑप्शन गलत है। गैस कार्बोराइजिंग में तो हम पानी का प्रयोग करते ही नहीं हैं। पैक कार्बोराइजिंग में भी हम पानी का प्रयोग नहीं करते। इसको कहेंगे लिक्विड कार्बोराइजिंग। एक ऐसे नमक का घोल, नमक कार्बोनेट, उसमें एक आयन होना चाहिए कार्बोनेट, तो हमारा जो कार्बन है गर्म जॉब की सतह के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, साल्ट में से निकल के सतह में डिफ्यूज़ हो जाता है और मार्टिनसाइटिक या सीमेंटाइट स्ट्रक्चर उत्पन्न कर देता है, जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है लोहे का, स्टील का। तो इसका आंसर है डी। अच्छा, ये जो जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, आपको लगता है कि अरे भाई ये हमारे कोर्स में नहीं है, आप लोग इतनी मुश्किल क्यों बना रहे हो इन चीज़ों को? दोस्तों, एक बार आपको थोड़ा फिर याद दिलवा दूं, खाली परीक्षाओं के लिए ये जो तैयारी करवा के आप अच्छे फिटर नहीं बनेंगे। अगर आपको वाकई किसी बड़े कंपटीशन को क्रैक करना है और एक अच्छा फिटर बन के अपने लिए एक सम्मान और पैसा कमाना है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना। ITI में अध्ययनरत रहते हुए भी और ITI पास करने के बाद भी, क्योंकि अब तो इस चैनल पर वीडियोस आती ही रहेंगी
और वो सारी जानकारियाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। 39 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो एक्स द्वारा भाग जो मार्क करा गया, चिन्हित करा गया है, उसको नाम क्या है। ये एक शाफ्ट है जो इस मेंबर के यहाँ पर आके बैठेगी। तो जब ये मेंबर घूमेगा तो साथ साथ शाफ्ट को भी घुमाएगा। इसमें ये झिरियाँ बनी हुई हैं, ग्रूव्स बने हुए हैं। और अगर ये ग्रूव्स छोटे छोटे जो दिखाई दे भी रहे हैं, पतले पतले पास पास बने हुए हैं, तो इसको हम सिरेटेड शाफ्ट कहते हैं। और अगर यही दांतों की शक्ल के होते, जैसे गियर के दांते होते हैं, तो ये स्प्लीन्ड शाफ्ट कहलाती। और ये सिरेटेड शाफ्ट और स्प्लीन्ड शाफ्ट का यूज़ क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। अगर बिना चाबी को लगाए, बिना चाबी को यूज़ करे हमें घूर्ण ट्रांसमिशन करना होता है, यानी कि पावर ट्रांसमिशन करना होता है, तब हम सिरेटेड या स्प्लीन्ड शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। सिरेटेड शाफ्ट हल्की टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए और स्प्लीन्ड शाफ्ट हैवी लोड ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग की जाती है। इस भाग का नाम है सिरेटेड शाफ्ट। ऑप्शन 3 ये सही है। टेपर शाफ्ट ये नहीं है, क्योंकि हमें कोई साइज़, इसका डायमीटर कहीं से बड़ा और दूसरे सिरे पे छोटा नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये टेपर शाफ्ट तो नहीं कहलाएगी। टेपर शाफ्ट होती है जो जिसका डायमीटर एक तरफ से बड़ा और दूसरी तरफ से पतला होता है, तिरछी, मतलब थोड़ा कोनिकल शेप की शाफ्ट। स्प्लिंट शाफ्ट ये तब होती है अगर इसमें ये ग्रूव ना बने होते, पतले पतले ग्रूव ना बने होते, ये दांतों की जैसे बने होते। और जैसे इसमें ये ग्रूव बने हुए हैं उसी हिसाब से जो जिसमें ये फिट होगी वहाँ पर भी ये स्लॉट बने होते हैं, तो इनके उभार उन स्लॉट में फंस जाते हैं, तो चाबी की ज़रूरत नहीं रहती, बिना चाबी के ये ट्रांसमिशन हो जाता है। और आखिरी ऑप्शन जो है स्क्रू पिच गेज ये गेज नहीं है, स्क्रू पिच गेज ये नहीं है, ये तो शाफ्ट का सिरा है। शाफ्ट लंबी होगी, ये सिर्फ सिरा दिखाया है उसका, और ये सिरा यहाँ पर आके फिट होने वाला है। इसका सही ऑप्शन है सिरेटेड शाफ्ट। 40th क्वेश्चन, विच की हैज़ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू कीवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। सवाल में हमसे पूछा गया है उस चाबी का नाम बताओ, उसे क्या कहते हैं जो चाबी आधी शाफ्ट में डूबेगी और आधी हब में डूबेगी। मतलब कीवे हब में भी कटा हुआ है और शाफ्ट में भी कटा हुआ है, उसके बीच में कहीं चाबी घाट, जिसको कीवे को हिंदी में चाबी घाट कहते हैं, ये चाबी घाट पुली या गियर के हब में भी कटा हुआ है और शाफ्ट जिसके ऊपर ये पुली और गियर चढ़ाया है आपने वहाँ पर भी कटा हुआ है। और इनके बीच में आधी चाबी शाफ्ट के अंदर डूबी हुई है, आधी चाबी हब के अंदर डूबी हुई है। इस चाबी का नाम है संक। संक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है डूबना। सिंक है ना, सिंक, सिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सिंक, सैंक, संक, संक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इस चाबी का नाम संक की इसलिए है क्योंकि ये डूब जाती है आधी शाफ्ट के अंदर और आधी हब के अंदर। फैदर की ये नहीं है, फैदर की हमने पिछली वीडियो में देखा था। फैदर की का प्रयोग हम तब करते हैं जब वो जो ऊपर हमने गियर या पुली चढ़ाई है वो शाफ्ट के ऊपर थोड़ा आगे पीछे खिसक सके, तब हम फैदर की का प्रयोग करते हैं और इस फैदर की को शाफ्ट के साथ फिक्स करते हैं। और हब में जो चाबी घाट कटा हुआ है वो थोड़ा ढीला रहता है ताकि ये एक्शियल मोशन हो सके। तो ये फैदर की नहीं है। फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की, नीचे के दोनों ऑप्शन गलत हैं। सैडल कहते हैं घोड़े के ऊपर वो जो एक चमड़े की सीट लगाते हैं ना, वो घोड़े के अंदर डूबती नहीं है। घोड़े की पीठ में हम कोई झिर्री नहीं काट रहे जिसके अंदर वो फिट हो जाए, बस उसके ऊपर रख देते हैं। इसी तरह सैडल कीज जितनी भी होती हैं वो शाफ्ट के ऊपर बस रखी जाती हैं, शाफ्ट के अंदर कोई चाबी घाट नहीं बनाया जाता जिसमें चाबी डूब जाए। फ्लैट सैडल की में हल्का सा फ्लैट किया जाता है शाफ्ट को, लेकिन हॉलो सैडल की में वो भी नहीं किया जाता। तो पर ये ऊपर ही बैठती हैं, शाफ्ट के अंदर ये नहीं डूबती हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि वो चाबी क्या है जिसमें चाबी घाट दोनों में बने हुए हैं और आधी चाबी नीचे और आधी चाबी ऊपर रहेगी, उसको संक की कहेंगे। ऑप्शन ए सही है। 41st क्वेश्चन, विच की इज़ यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। अच्छा, अगर कोई टेपर शाफ्ट है और उस टेपर पोर्शन पे आपको पुली या गियर को चढ़ाना है, उस गियर और पुली के बोर को भी टेपर रखा जाएगा। जिस हिसाब से आपकी शाफ्ट का टेपर है उसी टेपर में आपके हब का भी टेपर होगा। ये बात तो सही है, लेकिन आप इस बात को समझेंगे कि टेपर शाफ्ट में हम संक की, आयताकार की या फैदर की हम नहीं लगा सकते क्योंकि वो बार बार निकल जाएगी। इसमें एक एक्शियल लोड लगता है। जब भी टेपर शाफ्ट पे हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो वो चाबी को बाहर धक्का देगा, बाहर फिसल के निकल जाएगी चाबी। ऐसे में हम प्रयोग करते हैं, उस चाबी का नाम है वुडरॉफ की, और आपको चित्र में इसकी आकृति दिखाई दे रही होगी। टेपर शाफ्ट पे हम वुडरॉफ की को प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें संक की नहीं लग सकती है, लेकिन वो एक तरफ जोड़ लगता रहेगा और संक की के बाहर निकलने का
खतरा बना रहता है। वुडरॉफ की अर्धचंद्र आकार की होती है, इसमें ये खतरा नहीं होता। नीचे एक सर्कुलर कीवे काटा जाता है और ऊपर हब में चकोर आपका मतलब जो रेक्टेंगुलर कीवे काटा जाता है। ऊपर का हिस्सा जो रेक्टेंगुलर शेप का है वो हब में जाके बैठेगा और नीचे का हिस्सा जो सर्कुलर है वो आपकी शाफ्ट में बैठेगा। तो इसका सही आंसर है सी, वुडरॉफ की। 42nd क्वेश्चन, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड? हम सर्कुलर टेपर की को कहाँ प्रयोग करेंगे? सर्कुलर मतलब छड़ जैसी, टेपर मतलब एक तरफ से पतली एक तरफ से मोटी होगी। तो इस तरह की अगर हमें की बनानी है तो हम कहाँ प्रयोग करेंगे उसका? ऑप्शन देख लेते हैं। लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, ये बात सही है। हल्के फुल्के गोल चाबी, और ये लगाई कैसी जाती है? शाफ्ट के ऊपर गियर या पुली जो भी आपको फिट करना है उसको फिट कर दीजिए और उसके बाद बाहर से जो उसका बाहर वाला सिरा है दोनों का फेस मिलाकर और एक ड्रिल मार के ऐसी ड्रिल मारें कि आधा वो होल हब में हो जाए और आधा वो होल शाफ्ट में हो जाए और इस होल में हम सर्कुलर टेपर पिन को ठोक देते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को लॉक कर देती है, दोनों पार्ट्स को लॉक कर देती है। अब जब शाफ्ट घूमेगी तो अपने साथ पुली को भी घुमा देगी, पर ये की बहुत मजबूत नहीं होती, इसलिए हल्के फुल्के लोड ट्रांसमिशन की बात करते हैं। इसका आंसर ए है। अब आप पूछें ये हल्का लोड होता क्या है और ये कैसे पता करें कि हल्का लोड क्या है और भारी लोड क्या है? भाई शाफ्ट घूमेगी तो हाथ से घुमा रहे हो या कोई मोटर लगा रखी है। अगर मोटर 1 HP या उससे कम है तो आप समझ लेना कि वो लाइट टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए है और बहुत हैवी ट्रांसमिशन 500 HP तक भी जा सकता है। 500 HP की मोटर भी लगी रहती है। तो अगर 500 HP की मोटर आपको लगानी पड़ रही है तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा ना कि लोड बहुत ज़्यादा है जिसको हमें घुमाना है, शाफ्ट को घुमाने में रोक रही है कोई चीज़, लोड बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो क्वेश्चन में सर्कुलर टेपर की का वर्ड आया है ये बहुत लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग होता है। बाई डायरेक्शनल रोटेशन मतलब चाहे उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लो, ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन इससे बेहतर आंसर पहले वाला है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल रोटेशन तो हम संग की से भी कर लेते हैं, वुडरॉफ की से भी हो जाएगा, लेकिन लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए ही प्रयोग करा जाएगा आपकी टेपर सर्कुलर की को। थर्ड ऑप्शन है टेपर्ड शाफ्ट। टेपर्ड शाफ्ट में सर्कुलर की हम प्रयोग नहीं करते हैं, उसके में हम वुडरॉफ की प्रयोग करते हैं, पिछले सवाल में देख लिया है। लेंदी शाफ्ट का भी कोई ऐसा समझ में नहीं आ रही बात कि उसमें हम सर्कुलर टेपर की को प्रयोग करें। इसका सबसे सही आंसर ए ही है कि अगर बहुत हल्की फुल्की किसी टॉर्क को ट्रांसमिशन करना है लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में हम टेपर सर्कुलर की को प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। 43rd क्वेश्चन, हाउ द प्लेन बेयरिंग्स आर केप्ट इन पोजिशन विदाउट अलाउइंग देम टू रोटेट अलॉन्ग विद द शाफ्ट? पहले तो इस क्वेश्चन को समझो। प्लेन बेयरिंग होता है बुश। आपने गन मेटल के बुश देखे होंगे, कॉपर के या गन मेटल के या ब्रास के आपने बुश देखे होंगे, जो शाफ्ट जिसके अंदर शाफ्ट चलती है। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि वो बुश शाफ्ट के साथ नहीं घूमना चाहिए, शाफ्ट बस उसमें फिसल के चलती है, और उस बुश का को क्यों यूज़ करते हैं वो भी समझ लो। बुश का प्रयोग हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हैं। अगर रोलर बेयरिंग तो बहुत महंगी हो जाएंगे, अगर बड़ी शाफ्ट है, जैसे मान लीजिए उतना बड़ा रोलर बेयरिंग आप बॉल बेयरिंग लेकर आओगे या रोलर बेयरिंग लेकर, वो तो बहुत महंगा हो जाएगा, बनने का ही नहीं पहली बात तो हम वहाँ पर गन मेटल के बुश चढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस वगैरह डाल के रखते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और हमारी मोटर पे लोड कम पड़े, घर्षण कम करने के लिए हम करते हैं इस काम को। तो ये सवाल में हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वो जो बुश है वो शाफ्ट के साथ घूमना ना शुरू कर दे, उसको कैसे लॉक करते हैं? वो जो बाहर हब होगा या जो बाहर जर्नल होगा, जिसको हम जर्नल कहते हैं, तो उस जर्नल के साथ वो या तो स्क्रू के साथ यानी कि किसी नट को ऊपर से आपने ऐसा उसमें फिक्स कर रखा है कि वो अब हिल नहीं सकता, इस जर्नल के अंदर घूम नहीं सकता, और या फिर आपने बुश और जर्नल के बीच में कोई की वे बना के की काटा हुआ है। अगर आपके बुश की मोटाई इतनी है तो बुश की मोटाई ज़्यादा है और आप उसमें की वे काट सकते हैं, तो की वे काट के हम उसको लॉक करते हैं। तो इसका आंसर है सी, बाय की और स्क्रूज। पहला ऑप्शन क्लैंप से अंदर क्लैंप कैसे लगाओगे, वहाँ तो जगह ही नहीं है, अंदर शाफ्ट घूम रही है, उसके बिल्कुल ऊपर बुश है और बुश और शाफ्ट के बीच में बहुत कम क्लियरेंस है, तो वहाँ क्लैंप लगाने की जगह ही नहीं है। बाय बोल्ट और नट से हम उसको कैसे, मतलब तो बोल्ट का या नट अंदर नहीं निकल जाएगा, वो हमारी शाफ्ट से टकराने लग जाएगा ना अगर हमने इसको बोल्ट और नट से लगाया।
बाय की और स्क्रूज, ये सही है। स्क्रू और नट बोल्ट में फ़र्क पता क्या है? स्क्रू में नट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी चूड़ियों में, मतलब जर्नल के अंदर आपकी चूड़ियाँ बनी होगी, वहाँ पर जाके वो टाइट हो जाएगा और आपके बुश को रोक देगा, बुश नहीं घूम सकता, अब उसको हम स्क्रू कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। बाय लॉकिंग डिवाइस, ये आंसर भी सही है क्योंकि स्क्रू और की को हम लॉकिंग डिवाइस भी कहते हैं। पर सबसे सही आंसर, जिसका स्पष्ट आंसर जो है वो सी है, बाय की और स्क्रूज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस की? अच्छा, अब अगर आप इस की के चित्र को, अगर ये आपको छोटा ना दिख रहा हो, क्योंकि इसको बड़ा करके दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपने शाफ्ट के अंदर की वे नहीं बनाया है। शाफ्ट के एक हिस्से को, जितने बड़े हिस्से पे की ये बैठेगी आके, उसको सिर्फ चपटा कर दिया है, घिस के चपटा कर दिया, जो गोल था उसे बस चपटा कर दिया है। तो ये शाफ्ट के अंदर डूबी नहीं है, ये बस उसके ऊपर बैठ गई सैडल की तरह। और क्योंकि इसको फ्लैट करा हुआ है सरफेस को, इसका नाम हमने रखा है फ्लैट सैडल की। ये संख की नहीं है, ये फ्लैट सैडल की है। और इसके ऊपर जो हब के साथ आपको ये साइड में आपको एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में जो खाली पोर्शन जो है ये वही है की जो आपको दिखाई दे रही है। इस की में भी आप देखेंगे ये हब के अंदर तो डूबी है, लेकिन शाफ्ट के अंदर ये नहीं डूबी है, शाफ्ट के ऊपर ये बैठी हुई है। और जहाँ बैठी है वहाँ पर हमने शाफ्ट को फ्लैट करा हुआ है, मतलब घिस के उसको चपटा करा हुआ है। इस की का नाम है फ्लैट सैडल की। टेपर संख की ये नहीं है, क्योंकि टेपर तो हमारी शाफ्ट दिखाई नहीं दे रही, हमारी शाफ्ट तो सिलेंड्रिकल है। तो बी ऑप्शन गलत हुआ। पैरेलल संख की इसलिए नहीं है क्योंकि ये शाफ्ट के अंदर डूब नहीं रही है, हब के अंदर तो डूब रही है, लेकिन संख की हम उसको कहते हैं जो शाफ्ट और हब दोनों के अंदर आधी आधी डूबती है। हॉलो सैडल की, हॉलो सैडल की ये तब होती है अगर हमने ये चपटा ना किया होता। हमने अगर शाफ्ट को चपटा करके उसके ऊपर की बिठाई है तो वो फ्लैट सैडल की होगी, और बिना शाफ्ट को चपटा करे और की के नीचे वाली सतह पे हल्का सा रेडियस देके अगर हमने इस फिटिंग को करा है, तब वो हॉलो सैडल की कहलाती है। तो ऑप्शन डी भी गलत है, इसका सही उत्तर फ्लैट सैडल की है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस की? इस कुंजी का नाम क्या है? ये कुंजी है तो संख की, बस इसके ऊपर एक सिरे पे हम हेड बना देते हैं। इस की का नाम है जिब हेड की। क्या कहते हैं इसको? जिब हेड की। और इस हेड बनाने का फ़ायदा क्या होता है? जब की को हमें निकालना होता है, क्योंकि की एक टेम्परेरी फास्टनर का काम करती है। टेम्परेरी फास्टनर मतलब जब चाहे खोल लो, दोनों पार्ट्स को अलग कर लो, फिर बांध लो, तो ना पार्ट ख़राब होता, ना बांधने वाला जो ये बंधक है ये ख़राब होता। तो कीज़ टेम्परेरी यानी कि अस्थायी बंधक की श्रेणी में आती है। ये जिब हेड बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि इसको निकालना आसान होता है और ठोक के अंदर करना आसान हो जाता है। अगर ये हेड ना बना होता और जब हम चाबी को ठोकते हैं इस चाबी घाट में तो वो फैल जाती है। इस सिर के बनाने से वो फैलती नहीं है, जहाँ पर आपकी ये सिर बाहर बाहर रहता है, ये सिर अंदर नहीं जाता। अगर फैल भी गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस की का नाम है जिब हेड की। ऑप्शन सी सही है। संख की मैं आपको बता चुका, फैदर की आपको बता चुका, और वुडरॉफ की मैं आपको बता चुका। ये उत्तर है जिब हेड की। इसमें एक सिरे पे सिर बनाया हुआ था जिब हेड, और इसका नाम उसी के नाम पर दिया गया है, जिब हेड की। 46 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नॉचेज इन द कीज़? अरे ताले और चाबी को जिस रेती से हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं वार्डिंग की। बस ये याद रख लेना। पिलर फाइल नैरो अगर कोई जगह है और अंदर आपको फाइलिंग करनी है वहाँ प्रयोग करते हैं। फ्लेक्सिबल फाइल कोई नाम की कोई चीज़ है तो मुझे पता नहीं, फ्लेक्सिबल फाइल कैसी होती होगी, अभी मैंने देखी नहीं उसको। और स्विस पैटर्न फाइल तो अगर बहुत महीन आपको बहुत फिनिशिंग वाला काम करना हो तब हम स्विस पैटर्न फाइल का प्रयोग करते हैं। इसका सही उत्तर है वार्डिंग फाइल। ये पतली पतली फाइलें होती हैं जो चाबियों की जो प्रोफाइल होती हैं उसको बनाने के काम आती हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रू? इस स्क्रू का नाम क्या है? ये स्क्रू आप देख रहे हैं, इसका एक हेड बना हुआ है और इसमें एक चूड़ियाँ बनी हुई हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिखाई दे रहा है आपको। अब इसके उत्तर पढ़ते हैं और आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। ग्रब स्क्रू, ये ग्रब स्क्रू जो होता है उसका हेड नहीं होता, जो उसका ऊपर का ये सिर बना हुआ है ना, अगर स्क्रू में सिर नहीं बना हुआ तो उसको ग्रब स्क्रू कहते हैं। तो ग्रब स्क्रू तो ये नहीं है। ड्राइवर स्क्रू, ये ड्राइवर स्क्रू ही है, अभी बता रहा हूँ, पहले और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सेल्फ टैपिंग स्क्रू उसको कहेंगे जो अपने आप चूड़ियाँ बनाते हुए चलें, वो नीचे से कॉनिकल होते हैं हमेशा। ये नीचे से कॉनिकल नहीं है, फ्लैट है, मतलब सिलेंड्रिकल ही है।
तो अगर कॉनिकल होते हैं, जैसे आपने लकड़ी के पेंच देखे होंगे, तो उसको पेंचकस से आप घुमाते रहो तो वो अंदर घुसते चले जाते हैं, अपने आप चूड़ियाँ बना देते हैं। उसको कहते हैं सेल्फ टैपिंग स्क्रू, जो अपने आप चूड़ियाँ बना देंगे। वो नीचे से नोकीले होंगे हमेशा। तो ये तो वो नहीं है, सी ऑप्शन गलत है। थ्रेड कटिंग स्क्रू, थ्रेड कटिंग स्क्रू में नीचे एक खांचा दिया होता है कि जब वो थ्रेड काटेंगे, मटेरियल को काटेंगे, तो कटा हुए मटेरियल के चिप्स वहाँ पर आके जमा हो जाएं, वरना वो आपकी चूड़ियों के बीच में फंस जाएंगे और चूड़ियों को ख़राब कर देंगे। तो ये थ्रेड कटिंग स्क्रू भी नहीं है, ये ड्राइवर स्क्रू है। ड्राइवर स्क्रू मतलब इसको ठोक ठोक के अंदर पहुंचा दिया जाता है, घुमाया नहीं। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कोई पेंचकस से घुमाने का कोई निशान नहीं है। इसको ड्राइवर स्क्रू कहते हैं। हथौड़े की मदद से ये पहले होल बना हुआ होता है, उस होल में बस इसको ठोक दिया जाता है। वो होल करेक्ट साइज़ का बना होता है, उसी साइज़ के हिसाब से हम स्क्रू का चयन करते हैं। होता क्या है, जब हम इसको ठोक रहे होते हैं तो ये फैल जाता है, ये मतलब लंबाई में छोटा हो जाएगा और फैल जाएगा, और फैल के बाई फ्रिक्शन उस धातु के अंदर अपने आप को जकड़ लेता है। इसको हम ड्राइवर स्क्रू कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 48 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ लॉक वॉशर। लॉक वॉशर का क्या एडवांटेज है? लॉक वॉशर क्या होता है, नट और बोल्ट को लॉक कर देता है। मतलब जैसे वाइब्रेशन हो रही है तो नट कभी कभी खुल जाता है, अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो तो नट खुलने की संभावना रखता है। लॉक वॉशर क्या करता है, नट को लॉक कर देता है कि अगर वाइब्रेशन कितनी भी हो नट घूम नहीं सकता, और जब तक नट घूमेगा नहीं तब तक वो खुलेगा नहीं, है ना। तो इसका उत्तर ढूंढ लेते हैं, प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजिंग अंडर वाइब्रेशन। ऑप्शन डी सही है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रोवाइड इंक्रीज्ड बियरिंग सरफेस, वो सतह को बड़ा कर देता है ताकि नट पूरे उस सतह पे प्रेशर लगाए और जॉब के ऊपर अच्छी तरह से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये वॉशर का काम होता है, लेकिन प्लेन वॉशर करता है इस काम को। आमतौर पे लॉक वॉशर की सरफेस इतनी बड़ी नहीं होती, इतना बड़ा नहीं होता लॉक वॉशर, छोटा होता है। तो इसका काम ये नहीं होता कि वो बियरिंग सरफेस को बढ़ा दे, यानी कि जिसके ऊपर पूरा लोड लगे उस लोड को पूरे जॉब के ऊपर फैला दे, एक जगह पॉइंट ना करे। अच्छा, आपने कभी सोचा है हम वॉशर क्यों लगाते हैं नट बोल्ट के नीचे? देखिए, जब नट, अगर बिना वॉशर के आप नट लगाओगे तो उसका एक कोना जॉब के अंदर घुस रहा होगा, तो सारी की सारी फोर्स जो है एक ही पॉइंट पे लग गई, तो हमारा जॉब का किनारा खराब हो जाता है, जो होल का किनारा होता है। इसलिए हम वॉशर को नट के नीचे लगाते हैं कि तब जब हम टाइट करें तो वो वॉशर को टाइट करे और वो वॉशर उस पूरे फोर्स को बड़े एरिया में फैला के जॉब को नुकसान ना होने दे। बात समझ में आ गई आपके? तो पहला ऑप्शन तो गलत है, लॉक वॉशर का काम बियरिंग सरफेस को बढ़ाना नहीं है। दूसरा ऑप्शन है प्रिवेंट द डैमेज टू द सरफेस। अगर सरफेस को हमें डैमेज नहीं करना तो हमें बियरिंग सरफेस को बढ़ाना होता है। वो तो प्लेन वॉशर भी करता है, जो हमारा आर्म वॉशर होता है नट के नीचे जो लगाते हैं। तो बी ऑप्शन भी गलत है, लॉक वॉशर का ये काम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट इवन प्रेशर ऑन वर्किंग सरफेस, ये भी प्लेन वॉशर काम कर देता है, लॉक वॉशर का ये प्रारंभिक काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉक वॉशर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, करता है, लेकिन ये उसका प्रारंभिक मतलब मेन उद्देश्य ये नहीं है। लॉक वॉशर को यूज़ करने का मेन उद्देश्य है कि वो नट और बोल्ट को लूज होने से रोक देता है वाइब्रेशन में। अगर नट बोल्ट काम कर रहे हैं, जैसे आपकी मोटरसाइकिल वगैरह में काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल जब चलेगी वाइब्रेशन होगा ना, तो मोटरसाइकिल में नट बोल्ट लगे रहते हैं, उनमें लॉक वॉशर लगे रहते हैं हमेशा, या सेल्फ लॉकिंग नट लगे रहते हैं। एक सेल्फ लॉकिंग नट भी होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, आमतौर पे वो लगे रहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर? इसको ऑफसेट कहेंगे, क्योंकि एक मुंह आप देख रहे हैं ऐसा है और अगले सिरे वाला मुंह ऑफसेट है, मतलब उसके 90 डिग्री पे घुमा हुआ है। इस स्क्रू ड्राइवर को, इससे भी हम पेंच टाइट करते हैं इस तरीके के स्क्रू से। तो इस स्क्रू को हम क्या कहेंगे? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर ऐसा दिखता है, ये 4 पहल वाला होता है, मतलब एक तो चपटे वाला स्क्रू ड्राइवर होता है, पेंचकस की बात कर रहे हैं, एक का फल तो चपटा होता है, एक 4 वाला होता है ना, जो जिसमें क्रॉस, अगर उसको सामने से देखोगे क्रॉस बना होगा, उसको हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। तो वो तो ये नहीं है, इसमें 4 मुंह तो नहीं बन रहे ना, इसके 4 मुंह वाला पेंचकस तो नहीं है ये। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर तो ऐसा होता है, ये स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर जैसा कहाँ लग रहा है। और लास्ट में है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, वो भी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर ही होता है, बस थोड़ा मजबूत बना होता है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लॉकिंग डिवाइस? इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? ये स्प्रिंग वॉशर है। आपको स्प्रिंग जैसा लग रहा है ना, ये स्प्रिंग वॉशर है, इसका आंसर है स्प्रिंग वॉशर। अब ये काम कैसा करता है?
देखिए जब हम नट को बोल्ट के ऊपर चढ़ाएंगे तो दोनों की चूड़ियों के बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस होना चाहिए, तभी तो चढ़ेगी। अगर बिल्कुल क्लियरेंस नहीं होगा तो बहुत जोर लगाना नहीं पड़ेगा उसको नट को चढ़ाने के लिए बोल्ट के ऊपर। वो जो क्लियरेंस होता है मतलब नट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हिल सकता है। अगर आप नट को और बोल्ट को घुमाएं ना तो नट को अगर ऊपर नीचे करना चाहेंगे तो हो जाएगा हल्का सा। ये लॉक वॉशर उस मोशन को ख़त्म कर देता है, तो चूड़ियों की सतह आपस में सट जाती हैं और बाय फ्रिक्शन वो उसको घूमने नहीं देता, घर्षण ज़्यादा कर देता है। ये चूड़ियों की सतहों की, नट और बोल्ट की चूड़ियों की जो सतह हैं उनको आपस में ये फोर्स प्रेशर लगा के उनको जोड़ देता है, मतलब धक्का दे देता है, उनको चिपका देता है और वो घर्षण में घूम नहीं पाता नट, इसलिए वो खुलता नहीं है। ये भी लॉकिंग डिवाइस है, इसका भी काम वही है कि वाइब्रेशन में नट को ना खुलने दे। ऑटोमोबाइल में ये बहुत आपको लगे हुए दिखाई देंगे, इसको स्प्रिंग वॉशर कहते हैं। आंसर है ऑप्शन डी स्प्रिंग वॉशर। तो बच्चों जो पहला हमारा क्वेश्चन पेपर था 50 क्वेश्चन का जो हमने गूगल फॉर्म बनाया था वो इन 2 वीडियोस में ख़त्म हुआ। एक वीडियो में 50 क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो। हम ये वीडियोस इतनी मेहनत करके इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आप लोग इसको 2-2 मिनट में बंद करें। ये आपके लिए किया जा रहा है, फ्री सेवा है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अच्छे फिटर बने ताकि अपना व्यक्तिगत, अपने परिवार का, इस समाज का, देश का और पूरे विश्व के लिए आप कुछ उपयोगी हो सकें। आपको ये सारी जानकारियाँ पता होनी चाहिए जो मुझे पता हैं, इसीलिए आप लोगों से वो ज्ञान बांट रहा हूँ। आपके पास कोई ऐसा ज्ञान हो जो मेरे लिए उपयोगी हो, कमेंट में लिखिएगा। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें।